हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का 15वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 14 और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये जो है आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। डीएलएड का एग्ज़ाम जो कि 30 मार्च से शुरू हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है। मात्र आपको 7 डेज़ ही बचे हुए हैं। अभी हम लोग सारे हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न। अगर आपको डीएलएड एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ पे रिप्लाई देने का कोशिश अवश्य करूँगा। हिंदी जो है डीएलएड में टोटल 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हिंदी वाला जो सेक्शन है ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो अच्छे से देखना हिंदी के प्रश्नों को। यहाँ शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक ये फिल करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपको फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक का आंसर देना है। यहाँ पे प्रश्न है कि किताबें हमारी सबसे अच्छी डैश हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर पे यहाँ क्या फिल होगा, किताबें हमारी सबसे अच्छी डैश है। क्या है, किताबें हमारी सबसे अच्छी, किताबें हमारी सबसे अच्छी दुश्मन, ये तो नहीं होगा, दुश्मन तो नहीं हो सकता। सहपाठी, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला, किताब तो साथ में पढ़ता भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। सहकर्मी, साथ में काम भी नहीं करता है। दोस्त, हाँ, किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती है। तो ये चौथा ऑप्शन जो है दोस्त, ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में यानी कि दूसरा शब्द, दूसरा वाला में क्या फिल होगा। दूसरा लाइन क्या है, पुस्तकें हमारे दुखों में हमें डैश दे सकती हैं। दुखों में क्या दे सकती हैं, तो यहाँ पे सहायता होना चाहिए था, लेकिन सहायता तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है। क्या होगा यहाँ पे सांत्वना हो जाएगा, सांत्वना हो जाएगा। ऐसे ही फिल करना होता है। तो 1 to 5 आपको खुद से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें और यहाँ पे फिल करना है आपको खुद से। ये ज़्यादा ईजी यानी कि ईजी ही दिया गया है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है गद्यांश का। हम लोग आगे के ग्रामर के प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उस बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय पिघल गया। पिघल गया यहाँ पे इसके बदले में क्या हो सकता है, पिघल गया इसके बदले में क्या हो सकता है, यहाँ पे द्रवित हो जाना होता है, यानी कि बालक को पीटते देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया। यहाँ पे ये हो सकता था, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे हो सकता था। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु लंबी हो। जिसकी आयु लंबी हो उसको क्या बोलते हैं, जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घ आयु बोला जाता है, और जिसका आयु कम हो उसका अल्प आयु बोला जाता है, और जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घ आयु बोला जाता है। जटायु ये तो नहीं बोला जाता, ये रामायण में आप लोगों ने देखा होगा जटायु को। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्य दिए गए नीचे लिखी हुई, नीचे लिखी हुई के लिए क्या यूज होता है, क्या यूज होता है, इसका सही आंसर होगा निम्नलिखित। निम्नलिखित ये बिल्कुल सही है, काफ़ी इजी प्रश्न है। आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है और कमेंट बॉक्स में आपको साथ में आंसर भी करना है, और आपको चेक करना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्द चूज करना है। केशव, केशव का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है, केशव, केशव का पर्यायवाची क्या होता है। कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया, ये सभी केशव का ही पर्यायवाची है। कृष्ण जी जानते होंगे आप लोग, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा गोपाल। कृष्ण बोला जाए, गोपाल बोला जाए, कन्हैया बोला जाए, ये सभी केशव के ही पर्यायवाची होते हैं, या फिर कृष्ण का पर्यायवाची होता है ये सभी। रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तोता डैश में उड़ रहा है। तोता किस में उड़ रहा है, पहाड़ में, ये तो नहीं होगा। आकाश में, नदी में, आकाश में तो नहीं होगा। पताल, पताल भी नहीं होगा। पताल मतलब क्या होता है, धरती होता है। तो आकाश यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही आप क्वेश्चन को, उनकी गलत आंसर को रिजेक्ट करके आप सही आंसर चूज कर सकते हैं। छांट छांट करके सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दुस्वप्न, दुस्वप्न कैसे सही लिखाया जाता है, इसका आंसर होगा ये तीसरा वाला, दू और विसर्ग देके स्वप्न लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इसको आपको अच्छे से देख लेना है। स्पेलिंग वाला प्रश्न पूछा जाता है, वर्तनी को सही करने वाला, तो ऐसे प्रश्न को आपको अच्छे से देख लेना है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पे दीर्घ श्वास, दीर्घ श्वास कैसे लिखते हैं, दीर्घ श्वास सही क्या होगा,
तो ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, दीर्घ श्वास। इसको ध्यान से देख लें, दीर्घ श्वास। इसमें दीर्घ ई का मात्रा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह फुलाना, मुंह फुलाना का अर्थ क्या होता है? मुंह सूजाना, ये तो नहीं होगा। सूजन आना, ये भी नहीं होगा। हवा भर जाना, ये भी नहीं होगा। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें से कहाँ पे त्रुटि है, ये किस भाग में है, इसको चूज करना है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसमें कहाँ पर गलती दिया गया है? यहाँ पे होना चाहिए था सबसे पुराना होना चाहिए था। यहाँ पे पुरानी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पुराना होना चाहिए था। तो ये सबसे पुरानी जो दिया गया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान ये पुल्लिंग के रूप में इसका यूज होता है, स्त्रीलिंग नहीं होता है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सही यानी कि कौन सा चूज करना है आपको? सही चूज करना है। तुम्हें रोटी खानी है डैश चावल खाने हैं। तुम्हें रोटी खानी है, क्या होगा यहाँ पे? तुम्हें रोटी खानी है या चावल खाने हैं, ये यहाँ पे या ये फील होगा। केदार निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? केदार किसका पर्यायवाची होता है, ये चूज करना आपको। केदार, केदार किसका पर्यायवाची होता है? सही आंसर होगा महेश। केदार महेश बोला जाए, शिव शंकर ये महेश को ही बोला जाता है, याद रखना आपको। भगवान शिव को केदार भी बोला जाता है, महेश भी बोला जाता है, त्रिनेत्र भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से स्वर्ण का अपर्याय वो पर्यायवाची इंगित करें, यानी कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है? सोना का पर्यायवाची स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, ये चूज करना है। इसका सही आंसर होगा किंकिन। किंकिन ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, किंकिन स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। कंचन, हेम और कनक ये तीनों स्वर्ण का ही पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है कि किस लेखक या लेखिका को उसकी केवल एक ही रचना ने उसे हिंदी कथा साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया? उसने केवल एक ही रचना की थी और उसी के द्वारा उनका नाम अमर हो गया। कौन थे वे? यहाँ पे किनका बात हो रहा है? तो यहाँ पे बात हो रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनको गुलेरी कहा जाता है। चंद्रधर शर्मा के द्वारा ये लिखा गया था गुलेरी, और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है, ये बताना है। सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत मतलब तुलसी से कृत, तुलसी से कृत। तो यहाँ पे क्या सही होगा? कौन सा समास है? सही आंसर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से मेघ का पर्यायवाची इंगित करना है। मेघ का पर्यायवाची, मेघ जानते होंगे आप लोग, घटा बोला जाता है। कौन सा है मेघ का पर्यायवाची? जलज, ये तो कमल का होता है, ये नहीं होगा। पयोद, ये बिल्कुल सही है। मेघ का पर्यायवाची घटा, पयोद ये सभी होता है। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ मैं किस संबंधी अशुद्धि है? इसमें किससे संबंधित अशुद्धि दिया गया है? मैं कुछ का कुछ, यहाँ पे का नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था से। यहाँ पे से होना चाहिए था। कुछ से कुछ लिख दिया हूँ, यानी कि यहाँ पे कारक से संबंधित अशुद्धि है। यहाँ पे कारक से संबंधित अशुद्धि है, ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों को। पाप कटना मुहावरे का क्या अर्थ है? पाप कटना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? पाप कटना मतलब पीछा छूटना। पाप कटना मतलब पीछा छूटना। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, ये खाए बौराए नरवे पाए बौराए में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? सी आंसर होगा यमक अलंकार है इसमें। रामचरितमानस के प्रसंग किंकिन किंकिन नुपुर धुनी सुनी डैश में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? ये रामचरितमानस का एक प्रसंग है, इसमें कौन सा रस है ये पूछा जा रहा है। सही आंसर होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ये आपको यानी कि रस से संबंधित कोई प्रश्न 1-2 अवश्य आएंगे, तो इनको आपको देख लेना है थोड़ा ग्रामर से।
रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने डैश कहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प चुनिए। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा वीर गाथा काल। रिक्त स्थान को पूर्ति करना, यहाँ पे शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। किसको कहा है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। ये आपको ध्यान रखना है। रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। किसका नाम लिया जाता है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि के रूप में किनका नाम लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। सी आंसर होगा सूरदास का नाम लिया जाता है। सूरदास का नाम अष्टछाप के रूप में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। मसी कागद छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। इस पंक्ति के रचयिता का नाम चुनना है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है? सही आंसर होगा कबीरदास। कबीरदास बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। दी गई पंक्ति के रचयिता कौन है? बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये इनके रचयिता, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सी आंसर होगा आ रामचंद्र शुक्ल। आ रामचंद्र शुक्ल। पीत पीत मनहु पीत पट पीत मानहु तड़ित रुचि सूची नौमी जनक सुतावर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार है इसमें। अगला गणित का प्रश्न है। अभी हम लोग गणित के प्रश्नों को नहीं देखेंगे, हम लोग जीके जीएस और हिंदी इंग्लिश के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आगे साइंस का प्रश्न आने वाला है। हाँ, यहाँ पे साइंस का प्रश्न है। साइंस के प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे साइंस के प्रश्न दिए गए हैं, सेलेक्टेड प्रश्न है। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सभी को ध्यान से देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से सारे प्रश्नों को देखना है। आप वीडियोज़ को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको कंप्लीट वीडियो देखना है अगर आपको पूर्णतः लाभ चाहिए तो। निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है? उत्सर्जन, संचारण, पोषण, प्रजनन। उत्सर्जन तो काफ़ी जरूरी है, पोषण भी, प्रजनन भी। ये संचारण ये ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है, तो यहाँ पे ये दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है। क्रायोजेनिक्स ये किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक्स से आंसर क्या होगा? क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स निम्न तापमान से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? मैडम क्यूरी कौन सा युग्म यानी कि सही है? कौन सा सही है इसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। बाकी मैडम क्यूरी ने ये परमाणु संरचना नहीं दिया था, पर मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था, जैसे भी आपको पता होगा। यहाँ पे ये तीसरा वाला बिल्कुल सही है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था, ई बराबर mc², ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत, इसका सही आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। हाइगेंस के द्वारा, ये बिल्कुल सही आंसर है। हाइगेंस के द्वारा तरंग सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा एक समान त्वरण से चलेगा। एक समान त्वरण से चलेगा, ध्यान रखना आपको। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है। प्रकाश का गति कब कम होगा? न्यूनतम मतलब कम होता है, कब कम होगा?
जब ये कांच से होकर जाता है तो ये इसका गति सबसे ज़्यादा कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और कांच में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या होता है। 0 से 10 डिग्री तक गर्म किया जाएगा तो जल का आयतन क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, पहले कमता है और बाद में बढ़ जाता है। जब इसको 0 डिग्री जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री के बीच गर्म करेंगे तो शुरुआत में ये क्या होगा, शुरुआत में पहले इसका आयतन कमेगा, वॉल्यूम कमेगा और फिर बाद में धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठ जाता है। किसी भी अगर दिया आप लोग देखे होंगे उसमें क्या होता है, तेल जो है वो बत्ती की सहायता से ऊपर चल जाता है। तो ये क्यों होता है, क्यों होता है, इसमें केशिका क्रिया के दो कारण होता है। ऐसा केशिका क्रिया के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। केशिकत्व भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, केशिकत्व भी बोला जाता है। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। इनकी मोटर कार में, बाइक वगैरह में पीछे के जो व्हीकल्स होते हैं उसको देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि उसमें छोटा प्रतिबिंब होता है और एक छोटे से दर्पण में बहुत ही बड़े क्षेत्र को देखा जा सकता है। इसीलिए पीछे वाला जो दर्पण होता है, पश्चिम बैक मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तड़ित चालक निर्मित होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है, तड़ित चालक तांबा से बना होता है। तड़ित चालक किसका बना होता है, तांबा से बना होता है। इसकी खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ये आपको याद रखना है। पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश होता है, छोटा अंश होता है। कौन सा होता है, इसका होगा क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक पारिस्थितिक अनुकूल ईंधन कौन सा है। सही आंसर होगा हाइड्रोजन। ये पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल होता है। निम्न को सुमेलित करना है। यहाँ पे किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ये तो आपको याद होगा, काफ़ी इजी है। अगला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को काटा जाता है और उसे वर्गाकार बना दिया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। इसका 14, ये तो मैथ्स का प्रश्न है। इसका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो हम लोग इसका परिधि पहले निकाल लेंगे 2πr करके और फिर यहाँ पर इसका परिधि निकाल के यहाँ पे भुजा का लंबाई निकाल के इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, ये आपको मैथ का प्रश्न है तो ये आपको खुद से कर लेना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ईईजी का प्रयोग डैश व्याधि के निदान के लिए होता है। ईईजी इसका प्रयोग किस में होता है, इसका प्रयोग मस्तिष्क में इलाज के लिए होता है। मस्तिष्क में अगर ट्यूमर वगैरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो ईईजी का प्रयोग लिया जाता है। रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर होगा बेक्वेरेल ने किया था रेडियो सक्रियता खोज। आपको ध्यान रखना है। वैद्युतिक इस्त्री में आयरन जो देखे होंगे आप लोग, कपड़ा आयरन करने वाला, तो वैद्युतिक इस्त्री में अब्रक का प्रयोग होता है। अब्रक का प्रयोग क्या होता है, अब एक अब्रक का प्लेट लगा होता है, ये क्यों लगा होता है। इसका सही आंसर होगा ये ताप और विद्युत दोनों का कुचालक हो सॉरी ये तो नहीं होगा, ये ताप का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। ये पहला वाला बिल्कुल सही है। इसमें टेम्परेचर ट्रांसफ़र हो सकता है लेकिन विद्युत ट्रांसफ़र नहीं होता है। अगर विद्युत ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आयरन का बॉडी में करंट आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक तो विद्युत करंट लगने से बचने के लिए यूज होता है और फिर ये टेम्परेचर को यानी कि बाहरी वाले प्लेट में देने के लिए होता है। यानी कि
तो मेनली इसका काम है विद्युत के करंट जो लग जाता है उससे बचने के लिए यूज होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे मैथ्स का साइन 35 डिग्री कॉस 56, इसका आंसर आपको निकालना है। ये ट्रीगो का प्रश्न है, ट्रीगो का प्रश्न है। ये कैसे बनेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये सवाल कैसे सॉल्व होगा। इसका आंसर वैसे मैं बता दूं, आंसर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक फार्मूला दिया गया है जो कि साइन a प्लस बी का ये फार्मूला है, उसी पे दिया गया है। तो यहाँ पे साइन 35 प्लस 55 कर देंगे। 35 प्लस 55 अगर करेंगे कितना होगा, 35 प्लस 55 साइन 90 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। जल में सामान्य लवण के घोल में होते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, इसका क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में अगर आप आंसर करेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी याद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 79 जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, सी आंसर होगा सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सोडियम यानी कि Na+ होता है और Cl- होता है। अगला प्रश्न है HCl और CH3COH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्यों होता है ये बताना है। इसका आंसर होगा क्योंकि यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। कौन, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो होता है ये H+ आयन उत्पन्न करने के लिए संपूर्ण आयनित हो जाता है, पूरी तरह से आयनित हो जाता है। अगला प्रश्न, अब यहाँ से जीके का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का यहाँ पे प्रश्न है। ये भी आपको ध्यान से देखना है, इसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न है। एग्ज़ाम का दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, तो सभी को अच्छे से आपको देखना है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया गया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर हमला किया था, ये कहाँ पर किया था, इसका आंसर होगा मुजफ्फरपुर में हमला किया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले सदस्य कौन बने थे, पहले भारतीय सदस्य, सी आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले भारतीय सदस्य बने थे। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, सती प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था, सी आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, इसका क्या आंसर होगा, हिंद स्वराज के लेखक MK गांधी थे। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, MK गांधी थे, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे, राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे, पहले भारतीय कौन थे जो कि पहली बार झंडा फहराया था उन्होंने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा मैडम कामा। मैडम कामा के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन किया गया था। मोपला आंदोलन हुआ था, मोपला आंदोलन कहाँ पर हुआ था, काफ़ी इजी प्रश्न है, ये केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ पे हुआ था, केरल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण हुआ था, कहाँ पे हुआ था, INA भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी के नायकों का विचारण कहाँ पर हुआ था, इसका आंसर होगा दिल्ली में इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे, लखनऊ समझौता में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु, इसका आंसर होगा झांसी की लड़ाई में। झांसी की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गई थी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी भी कहा जाता है।
1857 में शुरू होने वाला प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा था? 1857 में शुरू हुआ था प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका आंसर होगा कलकत्ता में। 1857 में पहली बार कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। 1857 में एक युद्ध भी हुआ था। कौन सा लड़ाई हुआ था? 1857 में? आंसर होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1857 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1864 में हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे मिलान करना है। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध प्रथम जो पानीपत का युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो यहाँ पे एक ही बचा है। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का पतन इसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किन्होंने दिया था? इसका आंसर होगा भगत सिंह के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, दिल्ली चलो का महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सी आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? इसका आंसर होगा 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग किया था, यानी कि सत्याग्रह पहली बार कहाँ पे इसका प्रयोग हुआ था? आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में पहली बार उन्होंने एक सत्याग्रह किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था। कहाँ, कब ग्रहण किया गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव? सही आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही आंसर होगा एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है काफी ज्यादा। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था। उसकी हत्या की थी। उनकी हत्या किसने की थी? आंसर होगा उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा ओ डायर की हत्या की गई थी। एक थे आर डायर और एक थे ओ डायर। ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। आर डायर ने ओ डायर को आदेश दिया था वहाँ पे गोली चलाने के लिए। तो ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने की थी। एक मूवी भी है उधम सिंह वाल करके, तो उसको आपको देखना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी सारा चीज़। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर होगा कलकत्ता। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। इसके बाद इंग्लिश का प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 101 से 105 के बीच एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को पढ़कर यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 101 से 105 तक के बीच, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज को पढ़कर देना है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, ये आपको खुद से कर लेना है। इसको पढ़ के आपको आंसर दे देना है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, इजी प्रश्न ही पूछा जाता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है,
तो इसी के लिए मैं अभी यहीं पे इस वीडियो को रोक रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। इंग्लिश के जो प्रश्न है वो हम लोग अगले इंग्लिश के लिए अलग से एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा, उसको आपको अच्छे से देख लेना है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।